नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पठन-पाठन में व्यस्त होंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुलम एकेडमी और विद्या जीएस फाउंडेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप सभी को मिलेगा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन कर लें ताकि सभी ऑफिशियल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, ये आपका कुछ रफ्तार सीरीज़ का वीकली क्लास शेड्यूल है जो कि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और हर रोज़ आपको ऐसे ही कंटेंट्स आप लोग को टाइम पर मिलती रहेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और आज हम रफ्तार सीरीज़ के अंतर्गत पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम आप लोग को बायोलॉजी के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिटेल वीडियो टॉपिक वाइज आपके बीच में धीरे धीरे आते रहेगा, जिसे आप अच्छे से देखेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगले सीट पर, जहाँ पर मिलते हैं आपसे एक बायोलॉजी के कंप्लीट स्टडी। तो चलिए, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने अगले सीट पर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का कंप्लीट स्टडी सीट, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो बात करेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी वह विज्ञान है जो जीवित प्राणियों यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, कार्य यानी कि फंक्शन, विकास यानी कि इवोल्यूशन और व्यवहार यानी कि बिहेवियर का अध्ययन करता है। तो एक बार फिर से जानेंगे, जीव विज्ञान वह विज्ञान है जो कि जीवित प्राणियों यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, कार्य, फंक्शन, विकास, इवोल्यूशन और व्यवहार यानी कि बिहेवियर का अध्ययन करता है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दियर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दियर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, फंक्शन एंड इवोल्यूशन। यानी कि जीव विज्ञान वह विज्ञान है जो कि जीवित प्राणियों के संरचना, कार्य, विकास और व्यवहार का अध्ययन करता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में, मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो जिसके अंतर्गत बायोलॉजी के यहाँ पर 5 ब्रांचेज आप लोग को दिख रहे होंगे, जो कि बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स या एंड इकोलॉजी। ये 5 आप लोग को यहाँ पर ब्रांचेज दिख रहे होंगे। तो बोटनी वह विज्ञान है जो कि वनस्पति और पौधों का अध्ययन है, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बोटनी। और वहीं बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी प्राणी विज्ञान यानी कि जानवरों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। और वहीं बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वहीं बात करें जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी, जो कि वंशानुक्रम और डीएनए का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन्स। और बात करें इकोलॉजी की, यानी कि पर्यावरण विज्ञान की, नाम से ही क्लियर है इकोलॉजी यानी कि इकोसिस्टम हमारा यानी कि इन्वायरमेंट, जो कि पर्यावरण विज्ञान यानी कि जीव और पर्यावरण के संबंध को दर्शाता है, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि बायोलॉजी के 5 मेन ब्रांचेज हैं, जो कि बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी, पौधों का अध्ययन स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी प्राणी विज्ञान, जानवरों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, जो कि वंशानुक्रम और डीएनए का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन्स। इकोलॉजी पर्यावरण विज्ञान यानी कि जीव और पर्यावरण के संबंध यानी कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। सब कुछ टॉपिक आप लोग का क्लियर होगा, जो भी आप लोग के डाउट होंगे। धीरे धीरे आप हमारे सीरीज में जुड़े रहेंगे तो आपके बीच जितने भी डाउट होंगे वो सभी आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में।
यूनिट ऑफ सेल यानी कि जीवन की इकाई जो है वो, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका यानी कि सेल जीवों की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवों की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के, एक प्रोकार्योटिक और दूसरा यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक जो कि बिना नाभिक के यानी कि बिना न्यूक्लियस के, और यूकार्योटिक जो कि न्यूक्लियस के विथ न्यूक्लियस। ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रोकार्योटिक वो होते हैं जो कि विदाउट न्यूक्लियस, और यूकार्योटिक वे होते हैं जो कि विथ न्यूक्लियस यानी कि नाभिक युक्त। प्रोकार्योटिक में बैक्टीरिया ये सब आते हैं जो कि विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, और नाभिक युक्त में यानी कि यूकार्योटिक में वे सभी चीज़ें आती हैं जो कि विथ न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि ह्यूमन सेल्स जो भी हैं वो यूकार्योटिक होते हैं। हमारे ह्यूमन जितने भी हैं वो उनके अंदर में यूकार्योटिक सेल पाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, सेल का जो डिस्कवरी हुआ था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा उनका खोज हुआ था सेल का, जो कि 1665 में हुआ था। आप सभी के बीच ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के द्वारा किस ईस्वी में, किस ईयर में, तो 1665 में। अब बात करते हैं डीएनए एवं आनुवंशिकी की, यानी कि डीएनए एंड जेनेटिक्स की। डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक सूचना का वाहक है, यानी कि डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती हैं। और जीन्स की बात करें तो जीन्स ट्रेट्स लक्षण को नियंत्रित करते हैं। ये सभी चीज़ें हैं, आप लोग के बीच में डिटेल टॉपिक वाइज आएंगी सारी वीडियोस, तो उसमें हम लोग अच्छे से हर एक टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या है डीएनए, क्या है जीन्स। ये सभी आप लोग का अभी सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो हम आप लोग को एक सिंगल वीडियो में सब कुछ कवर कराएंगे। क्या क्या आप लोग को पढ़ना रहता है वे सभी चीज़ें हम आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं। धीरे धीरे आपके बीच में जो भी टॉपिक्स हैं वे सभी चीज़ें आप लोग के बीच में क्लियर होंगी। तो बात करें, डीएनए जो होता है वो सूचना का वाहक होता है। डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, स्प्रिंग की तरह आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ऐसी ही डबल हेलिक्स होती हैं डीएनए की संरचना। और जीन्स की बात करें तो जीन्स लक्षण को नियंत्रित करते हैं, ट्रेट्स लक्षण को नियंत्रित करते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कवर्ड हुआ था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, जो कि 1953 में हुआ था। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, डीएनए स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब बात करें पौधों और जंतुओं में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जंतुओं में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या क्या अंतर हैं दोनों में। तो पौधे स्वतः भोजन बनाते हैं और जंतु भोजन पर निर्भर होते हैं। जो स्वयं भोजन बनाते हैं यानी कि स्वतः भोजन बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक, और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए उन्हें हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। पौधे जो कि भोजन बनाते हैं वो किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पौधे किसकी उपस्थिति में यानी कि किसके प्रेजेंस में भोजन बनाती हैं, तो क्लोरोफिल के अंतर्गत। क्लोरोफिल अगर रहेगा तभी वो भोजन बनाती हैं। और जंतु के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वे दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। और पौधे जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, नन मोसाइल होते हैं, और
और यहाँ पर जंतु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। जो गति करे उसे, यानी कि जो कि नॉन मोशन में होते हैं, वो जो कि मोशन में नहीं होते उन्हें प्लांट बोलते हैं, यानी कि स्थिर रहते हैं वे। और जो मोशन में रहते हैं उन्हें गतिशील, यानी कि जंतु जो कि होते हैं वो गतिशील होते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। कहीं आपने देखा है कि पौधे यहाँ से उठकर वहाँ पे चले जाएं? नहीं, पौधे एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। हाँ, ये है कि वो अपना भोजन वहीं पर खुद से बनाते हैं। उनके पत्तों में क्लोरोफिल पाई जाती हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वे सन से एनर्जी लेते हैं और उन्हीं के द्वारा उनका भोजन बनता है। तो वे वहीं पे अपना भोजन बनाते हैं। और जंतु जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे भ्रमण करते हैं, वहाँ पर घूम घूम कर वे अपने भोजन का जुगाड़ लगाते हैं, तभी वे खाते हैं। और यही कुछ था। और हर एक चीज़ के ऊपर में डिटेल्ड वीडियो आएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितने भी टॉपिक्स आपके बीच में हैं वे सभी चीज़ें अलग से आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब बात करेंगे मानव शरीर प्रणाली की, यानी कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम की। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, जो कि भोजन पचाने में, भोजन के पाचन में मदद करता है, हेल्प्स इन डाइजेस्ट द फूड्स। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि गैसों का आदान प्रदान। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट के अंदर अपना अंदर से जो है वो CO2 छोड़ते हैं। तो यही प्रक्रिया, ये क्या चीज़ कहलाती हैं? तो ये रेस्पिरेशन कहलाती हैं। श्वसन तंत्र के द्वारा हम लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हम लोग सांस का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की, यानी कि रक्त का संचार जो होता है वो उसी के द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। रक्त का संचार पूरे शरीर के अंदर, रक्त आपका ब्लड जो होता है वो ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में फैलता है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा। और वहीं बात करें तंत्रिका तंत्र, जो कि आपके पूरे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्व्स जितने भी हैं, नसें जो जितने भी हैं, वे तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पूरे शरीर में फैली हुई हैं, यानी कि नियंत्रण और समन्वय का काम उन्हीं का रहता है। तो ये कुछ हैं आपके बीच में जितने भी सिस्टम हैं हमारे शरीर में, और बहुत सारे हैं सिस्टम ह्यूमन बॉडी के, वो सभी आपके बीच में आएंगी धीरे धीरे। यहाँ पे तो बस 4 ही यहाँ पर बताई गए हैं। धीरे धीरे आपके बीच में जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें सब कुछ आपका, हर एक टॉपिक वाइज, एक टॉपिक में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, एक में रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक में सर्कुलेटरी, एक में नर्वस, ऐसे ही करके बहुत सारी आएंगी, वे सभी आपको बताई जाएंगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, यानी कि 2 आर्टरिया एंड दो जो होती हैं वो वेंट्रिकल्स, ये सभी चीज़ें होती हैं हार्ट के पास। हार्ट के पास 4 चैम्बर रहता है, जिसमें 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स पाई जाती हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी की। जीव और पर्यावरण के बीच बीच संबंध का अध्ययन, यानी कि जीव और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी, जैसा कि हमने आपको ऊपर में बताया भी था, जो कि यहाँ पर फूड चेन और फूड वेब, ऊर्जा प्रवाह को दर्शाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको डिटेल वीडियो में टॉपिक वाइज आपको बताई जाएंगी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर बस आपको जैसे मेन चीज़ जितने भी हैं वे आपको एक में कवर किया जा रहा है इस वीडियो में, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फूड चेन और फूड वेब ऊर्जा प्रवाह को दर्शाते हैं। इकोसिस्टम इज इक्वल टू बायोटिक प्लस एबॉयटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में बायोटिक और एबॉयटिक कंपोनेंट्स का मिलकर के इकोसिस्टम को बनाते हैं। एग्जाम्पल्स में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सभी चीज़ें
हैं जो कि आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग धीरे धीरे जुड़े रहें हमारे साथ, आपके बीच में सब कुछ क्लियर होगा। और बात करें अब परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट तथ्यों की, यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट की, तो बात करें व्हाट इज़ सेल, यानी कि आप लोग से अगर कोई पूछे व्हाट इज़ सेल तो आप कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी है सेल। डीएनए, व्हाट इज़ डीएनए, यानी कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट के पाया जाता है पौधों में, जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज सेल, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज डीएनए, तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द presence of chloroplast. Mitochondria, powerhouse of the cell. Blood is a connective tissue. और अब बात करें निष्कर्ष की, यानी कि कंक्लूजन की। हमें जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। जीव विज्ञान हमें जीवन की मूलभूत प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। यह न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। हर एक चीज़ हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, या खास करके बायोलॉजी से संबंधित सभी चीज़ें हमारे जीवन में हर क्षण यानी कि हर पल हमारे साथ होती हैं, तो ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब बात करें इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, तो बायोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस एंड इज crucial for competitive exams as well as everyday understanding of living systems. Biology helps us understand life process and is crucial for competitive exams as well as everyday understanding for living systems. अब बात करें टिप्स की, एग्ज़ाम में आप लोगों को कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो डायग्राम को अच्छे से पढ़िए और शॉर्ट नोट्स, जैसे कि ये हमने शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ाया है, ये सभी चीज़ें आपको बेटर रिवीजन और हाई स्कोर करने में आपकी मदद करेंगी। और ये नोट्स जो आपको यहाँ पर बताया जाता है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या गुरुकुलम एकेडमी पर फ्री में आपको मिलेंगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी ऑफिशियल अपडेट्स और ऐसी ही अच्छी जानकारी आपके बीच में हमेशा आती रहे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट वीक से आपके बीच में सभी टॉपिक्स धीरे धीरे आएंगी, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।